जरा इस सवाल को एक दफा पढ़ते हैं। राइट एन अकाउंट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सक्सेसर्स, यानी देखो हमने इस्लाम कंपाइलेशन ऑफ हदीस को अगर हमने चार अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है या चार अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, तो एक फेज बनता है, फेज वन इसका बनता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द होली प्रॉफिट। ठीक है जी, ये इसका फेज वन बन गया। फेज टू इसका बन गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंपेनियंस, ये दूसरा फेज इसका बन गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सक्सेसर्स ऑफ सहाबा, इसको ये है थर्ड फेज, सक्सेसर्स ऑफ सहाबा जो कि थर्ड फेज है। इसको हम ताबईन भी कहते हैं, ताबईन भी कहते हैं हम इसको। अच्छा जी, जो थर्ड फेज है, सॉरी फोर्थ फेज है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स, यानी कि तबी ताबईन। सही जी, जो कि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल भी की गई है क्वेश्चन के अंदर कि भाई इनके पीरियड का बता दो। सिर्फ फोर्थ स्टेज की बात हो रही है कंपाइलेशन ऑफ हदीस के। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है पीरियड, देखो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पीरियड है ये हो रहा है एंड्स एट 11 AH। सही जी, एंड्स एट 92 AH, फिर एंड्स एट 200 AH, और ये एंड्स एट 300 AH। ठीक है जी, ये 300 AH पे एंड हो रहा है ये जो सेंचुरी है। और इस सेंचुरी को, जिस सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सक्सेसर्स ऑफ द सक्सेसर्स, इट इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ हदीस। ये एरा कहलाता है कंपाइलेशन ऑफ हदीस का गोल्डन एरा। क्यों कहा जाता है, इसके रीजन नंबर वन, इन दिस एरा हदीस साइंसेस वर डेवलप्ड। हदीस साइंसेस वर डेवलप्ड से क्या मुराद है कि इस एरा के अंदर हदीस साइंसेस डेवलप हुए। ये रीजन नंबर वन में तुम लोगों को लिख रहा हूं। ठीक है, हदीस साइंसेस से क्या मुराद है कि इस जमाने के अंदर हदीसों की जेन्युइननेस या हदीसों की ऑथेंटिसिटी को जज करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके अंदर जो टूल नंबर वन है इसको हम कहते हैं अस्मा और रिजाल। अस्मा और रिजाल क्या होता है? इट इज द बायोग्राफी, इट इज द बायोग्राफीज ऑफ द नरेटर ऑफ हदीस। हदीस की जो बायोग्राफी के हदीस की जो जितने भी नरेटर्स हैं उनकी बायोग्राफीज को एक जगह जो है वो जमा कर दिया गया, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हदीस का नरेटर है या जिसकी नरेट शुदा हदीस में पढ़ने जा रहा हूं, समझने जा रहा हूं, वो नरेटर कैसा था। ठीक है जी, फिर इसके अलावा रीजन नंबर टू, सॉरी इसी जो ये टूल नंबर वन है, टूल नंबर वन ये था। टूल नंबर टू, कंप्लीट चेन ऑफ narrators were mentioned। सही जी, या फिर इसको एक और बात भी कह सकते हैं हम, सनद या फिर इस्नाद ऑफ द हदीस, इसके ऊपर काम किया गया। जितनी भी हदीसें जिनके बारे में रिसर्च की गई, उनकी पूरी की पूरी चेन ऑफ नरेटर्स को जो है वो असेस किया गया इस जमाने के अंदर। सही जी, इसको हम कहते हैं हदीस की सनद पे काम होना।
अच्छा जी, वाइल वर्किंग ऑन द सनद ऑफ द हदीस, बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया। कौन कौन सी चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया इस जमाने के अंदर? डीओबी एंड टीओडी ऑफ नरेटर्स वर मेंशन। अच्छा, ये सब अस्मा, अच्छा बात सुनो, ये अस्माउर रिजाल, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, सनद, देखो अस्माउर रिजाल इज आल्सो रिलेटेड टू दी सनद बाय द वे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप साथ भी लिख सकते हो। मैं अलग अलग टूल इसलिए बता रहा हूं समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। ये बात तो एक ही हो रही है, अस्माउर रिजाल के अंदर ही ये सारी चीजें शामिल की गई थी, और अस्माउर रिजाल के अंदर जितने भी नरेटर्स थे उनके वही सब हदीस के ही नरेटर थे। समझ रहे हो बात को? डीओबी एंड डीओडी ऑफ नरेटर्स, यानी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ ऑफ नरेटर्स वर मेंशन। इनको देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट तरीन बात, ये बात ध्यान में रखो कि हदीस की सनद का मतलब क्या होता है। देखो, सनद का मतलब एक तो चेन ऑफ नैरेटर है, जो जैसे कि हमने पढ़ा, लेकिन उर्दू जबान में सनद का एक और मतलब भी है। सनद का मतलब है सर्टिफिकेशन, या अरबी जबान में भी सनद का मतलब है सर्टिफिकेशन। सनद का मतलब क्या होता है एक्चुअली हदीस की टर्मिनोलॉजी में? कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को हदीस सिखाई, अब वो टीचर अपने स्टूडेंट को इजाजत दे रहा है कि, या उसको ऑथोराइज कर रहा है बेसिकली, कि अब वो स्टूडेंट अपने नाम से इस हदीस को आगे नरेट कर सकता है कि आई एम इंक्लूडेड, आई हैव बीन इंक्लूडेड इन द चेन ऑफ नरेटर्स नाउ। अब मैं अपने नाम से हदीस को मेंशन कर सकता हूं, आगे नरेट कर सकता हूं। अगर टीचर ने या जिस जो भी, हाँ बिल्कुल, टीचर या नरेटर, जो लास्ट नरेटर था, उसने अपने स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया हुआ, तो स्टूडेंट अपने नाम से हदीस को मेंशन नहीं कर सकता, हदीस को नरेट अपने नाम से नहीं कर सकता। अपने उस्ताद के नाम तक तो नरेट कर सकता है, अपना नाम नरेटर्स में इंक्लूड नहीं कर सकता। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? कि देखो, इजाजत मिलना टीचर से कि वो अपने नाम से हदीस को आगे मेंशन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी पहले भी तुम लोगों को एग्जांपल दे चुका हूं कि देखो, जब हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो होता क्या है, अपना गवर्नमेंट जो है वो आके हमारे पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को विजिट करती है। कोई भी चीज हम बना रहे हैं, खास तौर पे फूड की, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी चीज हम, कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमारे जो है वो फैसिलिटी को आके विजिट करती है, और उसके बाद गवर्नमेंट सारी क्यूसी वगैरह सबको चेक करने के बाद हमें जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसको कहते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट ने हमारी सारी चीजों को, सब क्वालिटी को, सब चीजों को चेक कर लिया। अब गवर्नमेंट हमें इजाजत दे रही है कि हम इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो बेसिकली सनद के केस में भी क्या होता है कि टीचर अलाउ करता है, सर्टिफाई करता है अपने स्टूडेंट को कि अब वो भी चेन ऑफ नैरेटर्स में इंक्लूड हो सकता है। तो इसके लिए टीचर और स्टूडेंट की आपस में मुलाकात होना जरूरी है, और टीचर और स्टूडेंट की मुलाकात पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मैच करती है नहीं करती। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने हदीस अपने टीचर से सीखी, स्टूडेंट 1986 में पैदा हुआ है और 1965 में टीचर फौत हो चुके थे, तो फिर ऐसी नरेशन को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटे? अच्छा जी, डीओबी डीओडी ऑफ द नरेटर। अच्छा जी, इसके अलावा हम क्या चेक करते हैं इसके अंदर? ट्रैवलिंग हिस्ट्री। इसके अलावा क्या चेक करते हैं? देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ हदीस। और ये कैसे चेक की जाती है? कि इनके टीचर कौन है, इनके स्टूडेंट्स कौन है, ये चेक कर देंगे, अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये कितनी तोप आइटम है, हदीस की फील्ड में इसका क्या मकाम है। ठीक है जी। सिमिलरली, पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द नरेटर, ये सब चीजें भी चेक की जाती हैं। पर्सनल कैरेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें? ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ही शुड पोजेस अ वेरी शार्प मेमोरी, ही शुड रिमेंबर द होल चेन ऑफ नरेटर्स फ्रॉम हिमसेल्फ टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको हदीस के अल्फाज एग्जैक्टली याद होने चाहिए, उसने हदीस के अल्फाज के अंदर किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन ना की हो। ये सारी की सारी चीजें चेक की जाती हैं। अच्छा जी, ये टूल नंबर 2 हो गया। टूल नंबर 3 क्या था? टूल नंबर 3 इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो था मतन। मतन के अंदर क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस कराया? मतन मीन्स द एक्चुअल टेक्स्ट या फिर वर्ड्स ऑफ द हदीस। ये सारे के सारे काम इस सेंचुरी के अंदर हो रहे हैं। हदीस के मतन को भी असेस किया जा रहा है। सही जी। हदीस के मतन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई? हदीस शुड नॉट
contradict Quran, Hadith, or any basic Islamic fundamentals. It should be in line with common sense, law of nature, and लॉजिक. ये चेक किया गया. फिर वर्ड्स ऑफ द हदीस शुड गो या शुड बी लाइन शुड बी रिलेटेबल with the personality of the holy prophet. सही जी. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के साथ जो है वो रिलेट कर सके. हदीस के अल्फाज रिलेट करते हो, बहुत हार्श साउंड ना करें. नो स्पेसिफिक फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स. Punishments should not sound too harsh to believe. सही जी. ये सारे के सारे मतन के अंदर जो है वो ये मतन का क्राइटेरिया रखा गया कि भाई अगर ये सारी चीजें होंगी तो फिर हदीस के अल्फाज को एक्सेप्ट किया जाएगा. ये 3 टूल्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाए गए. कौन कौन से? अस्मा और रिजाल ही के अंदर जो है वो डाला गया, सनद को भी और फिर मतन. ये तीनों चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई ताकि हदीस की जेन्युइननेस को जो है वो असेस किया जाए. इसी तरीके से इस एरा के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ. और वो इंपॉर्टेंट काम क्या था? रीजन नंबर 2 जो जिसकी वजह से इस एरा को, इस एज को हम हदीस की डेवलपमेंट का गोल्डन एज मानते हैं, गोल्डन सेंचुरी कंसीडर करते हैं, तबा ताबईन की सेंचुरी को, वो है डेवलपमेंट ऑफ सही बुक्स. इस जमाने के अंदर सही बुक्स डेवलप हुई जिसके अंदर जो सबसे 2 बड़ी मेजर सही बुक्स हैं कौन कौन सी हैं? सही बुखारी और नंबर 2 है सही मुस्लिम. देखो बेसिकली क्या किया गया इन ये और भी, इसके अलावा और भी बुक्स जो है वो कंपाइल की गई हैं, उनका भी नाम भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं. बाकी एक लाइन छोड़ के मेंशन कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए. अच्छा, नंबर 3 पे है इब्ने माजा. नंबर 4 पे है तिरमिजी. नंबर 5 पे है निसाई. और नंबर 6 पे है कौन सी रह गई? सही बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, तिरमिजी, निसाई और इब्ने दाऊद. सर ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ सही बुक्स. हाँ भाई बिल्कुल. इस सेंचुरी का सबसे एसेंशियल पार्ट तो ये है कि ये बुक्स डेवलप की गई. देखो दीज ऑल बुक्स, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? इन तमाम की तमाम बुक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देता हूं, कौन कौन से इसमें. कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, ओनली सही हदीस वर इंक्लूडेड. सिर्फ सही हदीसों को इंक्लूड किया गया इन बुक्स के अंदर, और कोई हदीस को इंक्लूड नहीं किया गया. ज़ईफ हदीसों को कंप्लीटली इग्नोर ही कर दिया गया. सही जी. हदीस वर compiled topically to make them easier
टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, हर एक के लिए हदीसों को टॉपिकली कंपाइल करने का मतलब है। अच्छा, ऐसी बुक्स को ज़हन क्या कहते हैं हम? ऐसी बुक्स को ज़हन क्या कहते हैं हम? कौन सी कंपाइलेशंस? मुस्नद। मुसन्नफ कहते हैं इसको। हाँ सर, वही कहने वाला था। मुसन्नफ कहते हैं इसको, ठीक है जी। ऐसी कंपाइलेशंस जो कि टॉपिकली कंपाइल की गई हो उनको मुसन्नफ कहते हैं। अच्छा जी, मुसन्नफ कंपाइल, इजियर टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन, भाई हदीसों को ताकि हर एक के लिए आसानी से समझने वाला बनाया जा सके, यानी हर कोई आसानी से हदीस ढूंढ भी सके और हदीस को अंडरस्टैंड भी कर सके। अच्छा, हदीस की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक काम और किया गया, खास तौर पे बुखारी में एक काम किया गया कि हदीसों की एक्सप्लेनेशंस, एक मिनट, explanations of hadith were included in बुखारी। ये सारी की सारी चीजें, हदीसों की एक्सप्लेनेशंस बुखारी के अंदर इंक्लूड की गई खास तौर पे। और इसके अलावा क्या किया गया, इन हदीस एक और कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, strict filters and checks were applied, जैसे कि बुखारी gone through 6 lakh hadith in 16 years, but added only 7,000, कितनी कितनी हदीस हैं भाई उन्होंने नरेट की हैं बुखारी ने? 7,257, 257 hadith in his सही। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इसी तरीके से वो, हाँ, कैटेगरी तब्दील हो गई ना। अगला पॉइंट ही मैं इसी पे आ रहा था कि जो इनके अलावा जो उनके उनके बनाए हुए जो स्टिक चेक्स थे, वो जो हदीसें मिसाल के तौर पे उनके हिसाब उस क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती थी, उनकी कैटेगरी को तब्दील कर दिया जाता था। वो सही के बजाय डिपेंड करता था कि उस हदीस में क्या मिसिंग है। कुछ अगर मिसाल के तौर पे कोई हदीसें ऐसी हैं जो हसन की कैटेगरी में फॉल करेंगी, उनको हसन बुक्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, और जो ज़ईफ होंगी उनको ज़ईफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा जी, ये सारे के सारे काम किए क्यों जा रहे थे? ये सारे के सारे काम इसलिए किए जा रहे थे, ऑल द चेक्स वर अप्लाइड so that hadith could be used for Islamic legal थिंकिंग। ये सारे के सारे चेक्स इसलिए बनाए जा रहे थे कि ताकि हम हदीसों को इस्लामिक लीगल थिंकिंग में इस्तेमाल कर सकें, और साथ साथ क्या करें, फिक़ह could be developed। सर फिका क्या होता है? फिका ये शरिया लॉज, फिका का मतलब है शरिया लॉज को डेवलप किया जा सके, ताकि भाई मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ हदीस है, देखो जितनी पक्की हदीस होगी ना उसको हम सेंसिटिव नेचर के इश्यूज के ऊपर इस्तेमाल कर सकेंगे, जैसे कि तलाक के मसले हैं, जायदाद के मसले हैं, सही समझ रहे हो, सब सेंसिटिव इश्यूज है ना। तो हम मिसाल के तौर पे अगर इसमें ज़ईफ हदीसें होंगी तो मुसलमान ना फड्डों का शिकार हुए। देखो तलाक का मसला कितना सेंसिटिव मसला है, लेकिन एक इतने इंपॉर्टेंट मसले में जहां पे इतनी ज्यादा रिसर्च मौजूद है, इसके बावजूद उम्मत डिवाइडेड है इस मसले को लेकर कि अगर कोई शख्स एक साथ 3 मरतबा तलाक दे तो अकॉर्डिंग टू हनफीज वो 3 काउंट होंगी, और अकॉर्डिंग टू अहले हदीस वो 1 काउंट होती है, और अकॉर्डिंग टू अदर इमाम ऑल्सो वो 1 काउंट होती है। अगर एक साथ एक वक्त में जो है वो जितनी भी दे दी जाए, चाहे 1000 तलाक भी दे, वो 1 काउंट होंगी।
अकॉर्डिंग टू हनफीज एक वक्त में 3 दे दी, खत्म, फारिग मामलात। बात समझ में आ रही है? तो अब सोचो, अंदाजा करो कि इतना सेंसिटिव इशू है कि मिसाल के तौर पे अगर मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो चुका और इसके बावजूद वो साथ में रह रहे हैं, तो फिर कितना ज्यादा गुनाह है। बात समझ में आ रही बात? तो फिर ये इतने सेंसिटिव इश्यूज के अंदर रिसर्च के बावजूद भी अभी तक उम्मत इस बात पे डिवाइडेड है। तो सोचो अगर इस पे रिसर्च ना हुई तो उम्मत एक दूसरे को गोलियां मार देती, है ना? अच्छा, अब आते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर भी साथ साथ ना। मार्किंग स्कीम कहां गई? ये रही मार्किंग स्कीम इसकी। अच्छा, मार्किंग स्कीम के अंदर क्या देखो, मार्किंग स्कीम के अंदर इन्होंने, अगर आप बुखारी वाला वो पढ़ो, foremost among the jurists at this time were Bukhari and Muslims. They broke away from the traditions of using weak hadith in law, and their collections were developed only to hadith those whose isnad met the requirement of authenticity. सबसे पहली बात, सिर्फ उन हदीसों को शामिल किया गया जिनकी सनद जो है वो ऑथेंटिसिटी के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है। और वो ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है, हम ऑलरेडी उसको ऊपर डिस्कस कर चुके। अच्छा जी, the collections of Bukhari and Muslim became the most famous books of hadith collections called Sahihain, literally meaning the two Sahih. Bukhari devoted 16 years, ये बात हमने भी अपने पास इंक्लूड की, Bukhari devoted 16 years of his life to sifting the hadith he included in his Sahih from a pool of 6 लाख narrations. यानी 6 लाख हदीसों को go through करने के बाद फाइनली बुखारी were able to include 7257 hadith in his book, और जिसके अंदर भी repetitions हैं। अगर repetitions हटा दी जाए तो बुखारी में तकरीबन 2500 हदीस हैं। समझ रहे हो बात को? The finished work was a massive expression of Bukhari's vision of Islamic law and belief backed with the hadith. The author felt the most rigorous standards of authenticity were met. इनके हिसाब से इन्होंने जो सबसे रिगरस किस्म के फिल्टर्स, चेक्स अप्लाई किए थे, उन चेक्स के थ्रू, उन फिल्टर्स के थ्रू जो हदीसें फिल्टर होकर आई, सिर्फ उन हदीसों को कलेक्ट करने में 16 साल लगे और फाइनली बुखारी या सही बुखारी was developed. मुस्लिम ने क्या किया? सही मुस्लिम contains fewer chapters and lacks बुखारी's legal commentary. बुखारी के अंदर जो लीगल कमेंट्री, जो जिस तरीके से मैंने बताया कि बुखारी ने क्या किया हुआ है कि तशरीह हदीसों की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वो इन्होंने नहीं लिखी, सिर्फ हदीसों को इंक्लूड किया है। मुस्लिम kept all the narration of a certain hadith in the same section but without commentary reports for the companions and later figures. Their work had a great influence on their students and contemporaries. जितने भी उनके बाद वाले जो कंटेम्परेरीज हैं या उनके जमाने के जो कंटेम्परेरीज हैं, कंटेम्परेरीज से क्या मुराद है कि उन्हीं के साथ के जो लोग हैं, जैसे कि हदीस के रिसर्चर्स उनके कंटेम्परेरीज बन जाएंगे, ठीक है? तो उनके लिए भी वो एक ऐसा बेंचमार्क सेट करके गए, सही मुस्लिम और अपना इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी के आने वाले जितने भी हदीस के कलेक्टर्स हैं, उन्होंने उन्हीं के फुट स्टेप्स को, उन्हीं के बेसिकली प्रोटोटाइप को जो है वो फॉलो किया और फाइनली उन्होंने अपनी अपनी सहाई जो है वो डेवलप की। नीचे यही बात की हुई है लास्ट पैराग्राफ में भी मार्किंग स्कीम के, कि कैंडिडेट कैन गो ऑन टू गिव द नेम्स ऑफ द कलेक्शंस of the other muhaddithun of this time to develop their answer. 4 books in particular attained the great renown and together with this Sahih have come to be known as Sahih Sitta. The names of these 4 books with some details about them and a brief account of Shia collections that are comparable to Sahih Sitta could be given. का मतलब दी जा सकती हैं। अब हम आते हैं ये लास्ट पैराग्राफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो लास्ट पैराग्राफ आपने पढ़ा, इससे मुताल्लिक जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो कहां मिलेंगी आपको? मैं आपको बताता हूं, यहां मिलेंगी हमारी नोट्स के अंदर। अगर आप आखिर में जाएंगे तो आपको पूरा एक टेबल नुमा चीज, यानी टेबल क्या है, बेसिकली फीचर्स लिखे हुए हैं हदीस की जो है वो बुक्स के, ये सारी की सारी बुक्स जो है वो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमाम बुखारी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इनका असल नाम क्या था? सही अल बुखारी इन्होंने कंपाइल की, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इस्माइल, ठीक है जी। इनकी किताब के अंदर 7257 हदीसें हैं, जिसको इन्होंने 6 लाख हदीसों के को गो थ्रू करने के बाद फाइनली कलेक्ट किया। ये कब पैदा हुए? 194 AH में इन बुखारा, was of Persian descent and regained his eyesight after his mother prayed for him. पहले ये नाबीना थे लेकिन इनकी मदर ने इनके लिए दुआ की, यानी नाबीना से मुराद ये कि आंखें बहुत कमजोर थी और इनकी आईसाइट दोबारा से रिवाइव हुई इनकी मां की दुआ के बाद। His book is considered the most reliable after Quran. कुरान के बाद सबसे रिलायबल बुक सही बुखारी को कंसीडर किया जाता है। अच्छा जी, it is organized into topics mostly from the Quran and some from the Hadith. To be included, each Hadith had to meet the strict criteria. Narrator had to be trustworthy, accurate, and have confirmed the connections to one another. देखो ये सारे के सारे फीचर्स तुम्हारे पास ऑलरेडी मेंशन है। यस नोफिल सर, ये जो नरेटर्स के बारे में डिटेल्स हैं वो हमें लिखना इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि इतनी ज्यादा डिटेल मेंशन करना? बिल्कुल। कम से कम क्या चीजें मेंशन करोगे? कम से कम अदर डिटेल्स में यहाँ पे तुम नोट भी कर लो ना, अदर डिटेल्स। अच्छा जी, या फिर डिटेल्स अबाउट अबे चलो छोड़ो, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है ना हदीसों की किताबों के नाम, इसी को हम डेवलप कर लेते हैं। इनका नाम क्या है?
मोहम्मद बिन इस्माइल 7257 हदीस है इन्होंने नरेट की। इमाम मुस्लिम का पूरा नाम क्या है भाई? मुस्लिम बिन अल हज्जाज। मुस्लिम बिन अल हज्जाज इन्होंने कितनी हदीसें लिखी हैं? कम से कम ये चीजें तो मेंशन करोगे तुम। 9200। सही है जी। इब्ने निसाई में, सॉरी इब्ने माजा में कितनी है? इब्ने माजा में है 4341 और अबू अब्दुल्ला बिन यजीद। ठीक है जी। अबू अब्दुल्ला और 4341 हदीस सर यहाँ पे सही मुस्लिम का लिखा हुआ है। सही मुस्लिम, मुस्लिम बिन अल हज्जाज इनका नाम है। अच्छा जी। निसाई में कितनी है? 5700। निसाई अब्दुर्रहमान नाम है इनका। 5700 हदीस है। इब्ने दाऊद में कितनी है? इब्ने दाऊद के अंदर है 4800 और इनका नाम है अबू दाऊद। इब्ने दाऊद नहीं, इनका नाम ही अबू दाऊद है, मैंने गलत इब्ने दाऊद लिख दिया। अबू दाऊद शरीफ ही है इसका नाम। अबू दाऊद, अबू दाऊद नहीं लिखी है। और इसके अंदर कितनी है? 4800। ठीक है जी। तिरमिजी के अंदर कितनी है? इमाम तिरमिजी की 4400, 4400। ठीक है जी। ये कम से कम इतनी डिटेल तो लिखनी होगी बॉस। कहने का क्या मकसद है कि ये आंसर आपका यहां पे आके हो जाएगा कंप्लीट। लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब हम मूव करते हैं दूसरे सवाल पे। व्हाई डिड it become important to compile the prophetic hadith after the time of rightly guided caliphs। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और उनके खलीफाओं की खिलाफत के खत्म होने के बाद why it became important कि जो है वो हदीसों को कंपाइल किया जाए किताब की शक्ल में। बाय द वे, कौन ये बताएगा कि पहली मर्तबा गवर्नमेंट कब इन्वॉल्व हुई? एक्चुअली गवर्नमेंट के लेवल पे जो है सर वो कितने मुझे पैसे साल देंगे? बताओ। मुझे पता है कितने पैसे देंगे। पहले बता। बताया कितने पैसे देंगे। अबे पहले बता तो सही। उमर बिन अब्दुल अजीज। क्या उमर बिन अब्दुल अजीज? मैं अरे साल पूछ रहा हूँ, तू बंदे का नाम बता रहा है। आपने नाम बताया था, नाम मैंने बोला बोला भाई नाम, साल साल कब हुई, गवर्नमेंट कब इन्वॉल्व हुई? था। एक मिनट सर। बेटा गूगल से तो मैं भी देख लूंगा। 99 एज है। सर मैं कहने वाला था। अच्छा जी। 99 एज में पहली मर्तबा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई। क्या इस गवर्नमेंट के इन्वॉल्व होने से पहले हदीसों पे कोई काम नहीं हो रहा था क्या? नहीं, हदीसों की कंपाइलेशन पे इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ ना कुछ काम चल रहा था। लेकिन चूंकि अभी तक सहाबा मौजूद थे ना दुनिया में, देखो सहाबा 92 एज तक तो आखिरी सहाबी दुनिया में मौजूद थे, तो हदीसों को इतना ज्यादा कोई मतलब सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। कम मतलब हदीसों को तो सीरियसली लिया जाता था, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हदीसों की कंपाइलेशन को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि सहाबा हैड द फर्स्ट हैंड नॉलेज फ्रॉम द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मिसाल के तौर पे अगर हम फिक़ह की बात करते हैं, इस्लामिक लीगल थिंकिंग की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं किसी भी मसले के हवाले से? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अपना कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया या क्या करके दिखाया। फिर उसके बाद हम सहाबा के एक्शंस को देखते हैं कि किसी सहाबी ने इस अमल को कैसे परफॉर्म किया। तो सहाबा के एक्शंस भी हमारे लिए एक तरीके से सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ के तौर पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान क्या है, खास तौर पे जो सुन्नी अकीदा है वो ये है कि तमाम के तमाम सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा हैं, देयर लाइव्स वर इन लाइन विद द टीचिंग्स ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने जो कुछ भी कोई भी अमल जैसे भी परफॉर्म किया उसको हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरह ही समझते हैं। ये बात समझ में आ रही बेटे? अच्छा जी। कैंडिडेट्स इन देयर रिस्पॉन्स, अगर हम मार्किंग स्कीम पे आते हैं तो मार्किंग स्कीम क्या कहती है? कैंडिडेट्स इन देयर रिस्पॉन्स could begin by saying why it was important to compile the hadith of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and why this need became all more urgent after the end of caliphate of the rightly guided caliphs in 661। rightly guided caliphs की जो कैलिफेट है वो खत्म 661 में हुई है। ये 661 ये कौन सा है? यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है 631 में और उसके तकरीबन 30 साल के बाद यानी कि 661 में कैलिफेट खत्म हो गई। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि खिलाफ अपना कि हदीसों को कंपाइल करना जरूरी महसूस किया जाने लगा। आंसर कुड से दैट इस्लामिक गवर्नमेंट दैट फॉलोड द खुलाफाए राशिदून वर मोर पॉलिटिकल एंड डिवाइसिव। other compelling reasons could be given such as, देखो ये मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, कौन कौन से रीजंस हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1,
अबे मेरा मेरा फोन कहाँ गया? ये रहा। अच्छा, point number 1, the four rightly guided caliphs were also companions of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. They followed his sunnah closely, and after the end of their caliphate it became important to compile the prophetic hadith so the future generations could use the prophet's example to clarify and resolve the questions and disputes. सबसे पहला रीजन क्या था कि हदीसों को कंपाइल करने का, कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शंस और सहाबा के एक्शंस को प्रिजर्व किया जा सके, ताकि हदीसों को लेकर आने वाली जनरेशंस डिस्प्यूट का शिकार ना हो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के बाद हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। सम पीपल फैब्रिकेटेड द हदीस, कुछ लोगों ने हदीसों के अंदर फैब्रिकेशन शुरू कर दी, हदीसों के अंदर तब्दीली, रद्दोबदल शुरू कर दिया। तो रद्दोबदल किन किन लोगों ने किया? दो किस्म के लोग थे। एक, रद्दोबदल करने वाले वो लोग हैं, कौन से? ओवरजीलस टीचर्स, perhaps with the best of intentions, made up the hadith to advance the teachings of Islam. कुछ जज्बाती किस्म के टीचर्स ने, या फिर कुछ ऐसे टीचर्स ने जो चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स या उनके फॉलोअर्स अपने हदीसों पर अमल करें, या कुरान पर अमल करें, या दीन पर अमल करें, उन्होंने अपनी तरफ से हदीसों के अंदर बहुत ज्यादा सवाब बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगे। वो लोग किसी भी अमल का सवाब बहुत ज्यादा कर दिया, उन्होंने मल्टीप्लाई करके बता दिया कि भाई इसको ऐसा कर लो तो इतना ज्यादा सवाब मिल जाएगा, 20 लाख लेके मिल जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो हदीसों में रद्दोबदल तो हो गया। हाँ, उनकी इंटेंशन ठीक होगी कि लोगों को दीन की तरफ लेकर आए, लोग जो है वो हदीसों पर अमल करने वाले बन जाएं, लेकिन हदीसों के अंदर जैसा कहा गया था उससे बढ़ाकर भी पेश करना, या उससे अगर किसी कोई पनिशमेंट के बारे में बात की गई है तो उस पनिशमेंट की इंटेंसिटी को कम करके बयान करना, ये दोनों ही हदीस की फैब्रिकेशन में इंक्लूड होते हैं। इसी तरीके से कुछ हेरिटिक्स एट्रीब्यूटेड द हदीस, सम हेरिटिक्स एट्रीब्यूटेड द हदीस टू द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट वर फॉल्स। कुछ हेरिटिक्स किसको बोलते हैं? हेरिटिक्स बोलते हैं ये क्या बोलते हैं इसको यार, वो नहीं होते दीन में इजाफा करने को, अरे यार वो क्या बोलते हैं, बिदत। यस, तो कुछ बिदती लोगों ने क्या किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को झूठ बयान करना शुरू कर दिया। जो हदीस थी नहीं वो हदीस बना के पेश कर दी, दीन में इजाफा कर दिया कि भाई ये हदीस है। जैसे कि हमारे व्हाट्सएप वाले अंकल लोग कर रहे होते हैं, किसी भी चीज को आगे फॉरवर्ड कर दिया, बोला भाई हदीस, इस हदीस को फॉरवर्ड करें, और इस हदीस को फॉरवर्ड भी ना करें, फॉरवर्ड करें। और इस हदीस को फॉरवर्ड करने से क्या हुआ कि एक दूध वाले जो रातों रात जो है उसकी कोई लॉटरी निकल आई और वो आज अरबपति बन गया। लालू खेत के अंदर एक दुकान वाले ने ऐसा नहीं किया, रातों रात उसकी दुकान जल गई, सब बर्बाद हो गया, उसकी दुकान जिन्नात खा गए। इस किस्म की बातें। तो क्या होता ये जो अभी जो सेंटिमेंट है ना, देखो अब क्या होता है, हदीसों को लेके कोई भी रील्स बनाने लग जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर कूल लगने के लिए कि आज तक आपको पता है कि आज तक हम रोजे जितने भी रखता है वो सब के सब गलत थे। अब क्या बात कर रहा है भाई, इंगेजिंग कंटेंट। क्या हुआ आपको वो कोई भी एक हमारे इस्लामियत के टीचर भी हैं, वो भाई साहब क्या करते हैं, मतलब ना वो का आलिम है ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई रिसर्च नहीं है उनका हदीस के ऊपर। वो आके बताएंगे आपको, कोई भी यूट्यूब लेक्चर देखा किसी भी मौलवी साहब का और उन्होंने आकर आपको बता दिया, आपको पता है कि आज तक आप रोजे जो रखते हैं सब गलत रोजे रखते हैं। बोला अच्छा फिर कैसे, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि आपने जितने भी रोजे खोले वो सब आपने वक्त से पहले खोल दिए, सब रोजे टूट गए, खत्म, बर्बाद। हर रोजे की अब आपको कज़ा करनी है। बोले यार मैं तो पता नहीं कब से रोजे रखता आ रहा हूँ, अब मैं इसका मैं कफारा दूं कज़ा। बकवास बात है, कोई तहकीक नहीं, कुछ भी नहीं, आगे बात कर दी पब्लिक को एंगेज करने के लिए, अपने कंटेंट को थोड़ा सा यूं समझो कि पब्लिक में वायरल करने के लिए ये हरकतें करना शुरू की। भाई ऐसा नहीं है। एक शिया नैरेटिव है कि भाई रोजा रात के अंधेरे में खोला जाए, बिल्कुल उनका नैरेटिव भी अपनी जगह दुरुस्त है और होगा यकीनन। एक सुन्नी नैरेटिव है, और सुन्नी नैरेटिव के पीछे तहकीक भी मौजूद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जो है वो सहाबा के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनका रोजा था, उन्होंने एक सहाबी से कहा मुझे सत्तू ला के दो, मुझे रोजा खोलना है। तो उन सहाबी ने कहा भाई माइक बंद करो। भाई किसी का माइक ऑन है। अच्छा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने आके कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि कोई सत्तू ला के दो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह अशम्स, यानी सूरज निकला हुआ है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा मुझे सत्तू ला के दो, मुझे रोजा खोलना है। तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह शम्स। उन्होंने कहा फिर तीसरी मर्तबा कहा, तो उन सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो सत्तू ला के दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोजा खोला। तो कहने का क्या मकसद है कि उस वक्त अशम्स का मतलब ये कि उस वक्त इतनी रोशनी आसमान पर मौजूद थी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल कर रहे थे कि लोगों को देख के ऐसा गुमान हो रहा था कि जैसे सूरज है। तो अब इसके ऊपर वो टीचर जो है हमारे इस्लामियत के, उन्होंने सारे के सारे मुसलमानों को काफिरी करार दे दिया। भाई सब के सब रोजे फारिग, बर्बाद, तबाह, सब जला दे, अपना पेट्रोल पी के मर जाए। समझ रहे हो? तो भाई ऐसा नहीं है, आपने अपनी जो तहकीक की है यकीनन हम आपकी बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन भाई इसके पीछे आप
पूरी रिसर्च भी करें, आगे पीछे फिक़्ह किसी आलिम से सीखें। ये ऐसा नहीं होता भाई मैं बस कल से इस्लामियत पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पूरी दुनिया की नॉलेज है, ऐसा नहीं होता। सर एक वो भी तो आया था जिसके अंदर वो बता रहे थे कि अगर तंत्रा करते वक्त सांस ली तो आपका रोजा टूट जाएगा, क्योंकि हाँ वो जो आप कर रहे हैं वो है। ऊपर चले जाएगा। हाँ बिल्कुल, खैर वो खैर अब कोई क्या बोलूँ, अभी खवातीन भी बैठी हैं, तो कहने का मकसद है कि हाँ बस ये वाली बातें हैं। तो कहने का मकसद है कि यार रिसर्च करनी चाहिए है, आप अपने तौर पे रिसर्च करें, लेकिन उस रिसर्च के पीछे क्या है। देखो अरबी जबान, उर्दू जबान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मिसाल के तौर पे मैं तुमसे अगर एक बात कह रहा हूँ कि यार मैं तुम्हें 1000 मरतबा कह चुका हूँ, कैसा कर लो, तो क्या मैं तुम्हें लिटरली 1000 मरतबा कह चुका हूँ? नहीं, मैंने मुहावरतन ऐसा कहा तुम्हें कि मैं 1000 मरतबा कह चुका हूँ, मेटाफर के तौर पे मैंने लफ्ज यूज किया 1000 मरतबा, राइट? ऐसे ही ना। तो अरबी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हुई हुई हैं, जो समटाइम्स किसी और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई हुई हैं। जैसे कि हमारी हदीस की सिलेबस की एक हदीस है अद्दीनुन नसीहा, दीन नसीहत का नाम है। वो दीन तो हदीस का मतलब क्या था, हमने अंग्रेजी जबान में क्या लिखा हुआ था, रिलीजन इज सिंसेरिटी, और ऊपर क्या लिखा हुआ है अद्दीनुन नसीहा। तो इसका असल ट्रांसलेशन तो ये होना चाहिए था ना कि दीन नसीहत का नाम है। दीन इखलास का नाम थोड़ी है, दीन तो नसीहत का नाम है अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द हदीस। ऐसा नहीं है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीस किसी कॉन्टेक्स्ट में कही है, वो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी होता है। हम अपने पास से कुछ भी आगे नहीं कर सकते। हदीस एक सेंसिटिव इशू है, समझो, जिस तरह कुरान एक सेंसिटिव इशू है ना, तो हदीस भी इतना सेंसिटिव इशू है कि उसमें भी हम आगे पीछे एक बेहतियाती करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहां से कहां ले जाएंगे। हम गुमराही के ऐसे अंधेरों में जा सकते हैं कि जहां से कम बैक होना मुश्किल है भाई, बाबर आजम से भी नीचे गिर जाएंगे हम। ठीक है जी। फिर ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। The increasing number of people accepting Islam needed guidance on the Islamic way of life and wanted to follow the pattern of conduct set by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैटर्न फॉलो किया, वो ऐसी बात है, नए नए लोग जो मुसलमान हो रहे थे उनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को प्रिजर्व करना, उनकी हदीसों को प्रिजर्व करना ये जरूरी हो चुका था। तो फिर इस चीज को, इस वजह से भी हदीसों की कंपाइलेशन की जरूरत महसूस हो रही थी। पॉइंट नंबर 4, टू क्लोज companions of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam were also passing away due to age or wars, and need was felt to preserve the hadith even more with their demise. देखो जैसे जैसे बहुत सारे सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाते जा रहे थे, इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि किताबों की शक्ल में हदीसों को कंपाइल करना जरूरी हो रहा है, क्योंकि अगर सहाबा दुनिया से चले गए तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत सारी हदीसें हैं वो भी साथ साथ दुनिया से चली जाएंगी, लोगों तक आगे वो हदीसें पहुंचेंगी ही नहीं। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस वाज डेवलपिंग, हदीस साइंस अब अपना फिक़्ह यानी शरिया लॉज वर बीइंग डेवलप। हजरत उमर के जमाने में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रही थी, सब काम हुए थे। उसके बाद भी जैसे जैसे उम्मत इवॉल्व करती रही, बहुत सारी चीजें, नए नए मसाइल का सामना करना पड़ा उन्हें, तो उन चीजों का आंसर हदीसों में मौजूद था। तो हदीसों को लंबे अरसे तक प्रिजर्व किया जाए, इसलिए भी हदीसों की जरूरत महसूस हो रही थी कि इनको कंपाइल किया जाए। पॉइंट नंबर 6, in order to eliminate the genuine errors in the hadith or account of verbal narrations, faulty memories and forgetfulness etc, hadith need to be compiled. देखो हदीसों के अंदर वर्बल नरेशंस के अंदर गलती हो सकती है, कोई हदीस भूली जा सकती है, इंसान है, कोई इंसान बीमारी की वजह से कोई हदीस भूल गया, कहा कुछ गया था, बता उसने कुछ दिया। तो इन सारे मसलों को सॉल्व करने के लिए हदीसों को कंपाइल करना जरूरी था। इसके अलावा मार्किंग स्कीम का जो आखिरी पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल दीज रीजंस इट वाज क्रूशियल दैट इट वाज क्रूशियल टू प्रिजर्व द एंड कंपाइल द हदीस ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर ऑल जनरेशंस टू फॉलो। कैंडिडेट्स कैन रेफर टू अदर रीजंस अपार्ट फ्रॉम द वंस गिवन above, and if valid marks should be credited. इसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास रीजंस है, क्लास खत्म हो रही है, मैं दोबारा से लिंक भेज रहा हूं। अच्छा जी, सो लेट्स कंटिन्यू जहां पे हम थे। अच्छा, हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे, लास्ट पैराग्राफ को डिस्कस कर रहे थे मार्किंग स्कीम के, कि इनके अलावा जो पॉइंट्स ऊपर दिए हुए हैं, अगर इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ पॉइंट्स हैं तो आप उनको डाल सकते हो। अगर वो वैलिड हुए तो एग्जामिनर उनको कंसीडर करेगा, उनको क्रेडिट भी करेगा। अच्छा जी, तो कहने का क्या मकसद है, उनके क्या इनके पॉइंट्स के अलावा कुछ पॉइंट्स हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉन अरब्स कन्वर्टेड ओ सॉरी, अच्छा, जो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में थे, मैं उसको यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो आप जरा देख लो। नॉन अरब्स कन्वर्टेड टू इस्लाम डिड नॉट नो अरबिक लैंग्वेज, द रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हदीस increased substantially with oral transmissions. This led to the preservation of hadith through writing to avoid changes. चूंकि बहुत सारे ऐसे नॉन अरब्स जो थे वो इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, खास तौर पे सहाबा के पीरियड के अंदर, तो चूंकि उनकी लैंग्वेज जो थी वो अरबी नहीं थी, वो अरबी ज़बान नहीं समझते थे, तो उनके लिए हदीसों को समझाना या फिर उनके लिए हदीसों की ट्रांसमिशन को आसान बनाना, इसके लिए भी हदीसों को कंपाइल करना जरूरी था। देखो, अगर मिसाल के तौर पे हर कोई अपनी अपनी जबान में हदीसें खुद से ट्रांसलेट करके आगे नरेट करना शुरू कर देता तो फिर क्या होता, फड्डे हो जाते। हर कोई अपने एक ही हदीस के मुख्तलिफ मानी समझता अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो फिर इस रिस्क को खत्म करने के लिए हदीसों को कंपाइल करना जरूरी था।
अच्छा, इसी तरीके से पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ हदीस उस जमाने में बड़ी तादाद में, आप सब देखो मार्किंग स्कीम का भी शुरू का पॉइंट ये था कि जो बाद में आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल थी एंड डिवाइसिव थी, वो तफर्रुका फैलाती थी, आपस में एक दूसरे से फड्डे करवाती थी। तो इसी पॉइंट को हम फर्दर डेवलप कैसे करेंगे? Political misuse of hadith. After the periods of caliphate, rulers sometimes would fabricate the hadith to make their policies look justified. और हदीसों में फैब्रिकेशन करते थे रूलर्स ताकि उनकी हदीसें जो है वो यानी उनके जो एक्शंस हैं वो हदीसों से साबित होते हुए लोगों को नजर आए, लोगों को समझ में आए, लोगों को क्या लगे कि यार जो हमारे हुक्मरान गलत काम भी कर रहे हैं नऊजुबिल्लाह, तो वो हदीस से साबित है। यानी वो गलत काम अगर हदीस में है इसका मतलब वो काम ठीक हो गया, है ना? तो अपनी हदीसों को फैब्रिकेट करके अपनी पॉलिसीज को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। इसी तरीके से उस जमाने का एक और फिनोमिना बाद में, यानी उस जमाने का एग्जैक्टली नहीं लेकिन बाद के थोड़े टाइम्स की बात की का जो एक और दो बड़े फिनोमिना जो है वो सामने आए, एक थे अब्बासीद और एक थे उमैय्यद। इनके दरमियान जो राइवलरी शुरू हुई, अब्बासीद उमैय्यद को नीचा दिखाने के लिए और उमैय्यद अब्बासीद को नीचा दिखाने के लिए हदीसों को मिसयूज करते थे। यहां तक के हदीसों की फैब्रिकेशन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स तक को नीचा दिखाने के लिए उमैय्यद के टाइम में यूज जो है वो की जाने लगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स हजरत अली को जो मलाइन करने के लिए, उनके फैमिली को मलाइन करने के लिए हदीसों को की जो है वो फैब्रिकेशन की जाने लगी। यहां तक कि जुम्मे के खुतबों के अंदर जो है वो ये काम होने लगे। बाद में 99 एज में उमर बिन अब्दुल अजीज जो है जब वो मिंबर पे आए, यानी जब वो खलीफा बने, तो उन्होंने इन सारी हरकतों को बैन किया कि नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को हजरत अली की एनमिटी के अंदर हम बुरा भला नहीं कहेंगे। ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू यूनाइट मुस्लिम उम्मा इट वाज रियली नेसेसरी कि हम हदीसों को कंपाइल करें। सही है जी। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल हदीसों की कंपाइलेशन से रिलेटेड।